हेलो हेलो, चलिए आ जाइए। तो कल के सेशन में अगर देखा जाए तो कल के सेशन में जो है हम आपको राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के विषय में बताए थे, ठीक है। आज के सेशन में हम लोग प्रधानमंत्री और उनसे आगे के चीजों को देखेंगे। क्वेश्चन बैंक हम क्या करवाएंगे? क्वेश्चन बैंक में क्वेश्चन ढूंढ ढूंढ करके उसका आंसर डिस्क्राइब करके जो है हम आपको भेज दिए हैं, तो उसको आप अपने से कीजिए। इसमें हम क्या करेंगे? ठीक है, सब चीज हम ही करवाएंगे ना। क्वेश्चनों बैंक हम ही करवाएंगे, बोर्ड पर ला करके पढ़े वो हम ही करेंगे, सब चीज हम ही करेंगे। आप लोग मुंह देखिएगा। टेलीग्राम चैनल पर जो है सोमवार से नहीं, 1 सितंबर कल है। टेलीग्राम चैनल पर 1 सितंबर से उसका होमवर्क जाएगा और एक दिन में जितना होमवर्क दिया जाएगा उतना कर लीजिएगा, और फिर जो है उसका क्वेश्चन क्रिएट करके जो है टेलीग्राम चैनल पर डाल देंगे। तो क्वेश्चन आंसर के थ्रू जो है आप अपना कर लीजिएगा। मोहम्मद अहमद जी और कहिए ना, कल ही सिलेबस खत्म कर दीजिए, बाद बाकी टाइम रिवीजन करेंगे हम, ठीक है। क्वेश्चन बैंक में होमवर्क दिया जाएगा, होमवर्क के थ्रू होगा। होमवर्क जाएगा क्वेश्चन बैंक में, होमवर्क के थ्रू होगा। नहीं, कल ही सिलेबस खत्म कर रहे हैं मोहम्मद अहमद। कल परसों से जो है ना आप ये कीजिएगा, रिवीजन कीजिएगा परसों से। कल सिलेबस आपका खत्म हो जाएगा, स्पेशली मोहम्मद अहमद के लिए, समझे। अजीब हाल है, पढ़ा रहे हैं, सिलेबस तो खत्म होवे करेगा। वॉइस एकदम सही है, वॉइस में कहीं कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। क्या जी, और सब लोग जो क्लास कर रहे हैं सब ठीक है ना? कुछ लोग सिर्फ सिलेबस से खत्म होने के पीछे रहते हैं कि कब सिलेबस खत्म हो जाए, और उसका कितना खत्म है वो इसके पीछे नहीं रहता है, सिलेबस कब खत्म हो जाए इसके पीछे रहता है। आवाज ठीक है ना जी? चेक किया है? आवाज सही जा रहा है ना? सही है ना? है ठीक है, आ जाइए। अब देखते हैं, अब कमेंट हटा दीजिए। क्वेश्चन नंबर 200 तक करवा दिए थे, इसके बाद आगे है क्वेश्चन नंबर 201। क्वेश्चन नंबर 201 यह कहता है, संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति को उसके कार्यों के संपादन व सलाह हेतु एक मंत्री परिषद होती है? यानी भारतीय संविधान का कौन अनुच्छेद है जो यह प्रावधान करता है कि राष्ट्रपति को उसके कार्यों में सलाह एवं सहयोग देने के लिए एक मंत्री परिषद होगा? यह प्रावधान कौन सा अनुच्छेद करता है? देखिए, जब आप भारतीय संविधान के अनुच्छेद 74, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 74 को आप पढ़ते हैं, तो जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 74 है, यही कहता है कि राष्ट्रपति को उसके कार्यों में सलाह एवं सहयोग देने के लिए एक मंत्री परिषद होगा। अनुच्छेद 74 ही यह कहता है कि राष्ट्रपति को उसके कार्यों में सलाह एवं सहयोग देने के लिए एक मंत्री परिषद होगा, जिस मंत्री परिषद का मुखिया
प्रधानमंत्री होगा। जिस मंत्री परिषद का मुखिया कौन होगा? प्रधानमंत्री। अर्थात ये जो प्रश्न है, इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपको अनुच्छेद 74। अनुच्छेद 74। नेक्स्ट, किसका मिलान गलत है? देखिए, अनुच्छेद 74 के बाद एक अनुच्छेद है अनुच्छेद 75। अनुच्छेद 75 की आप बात करेंगे तो अनुच्छेद 75 में कई सारे क्लाउज हैं। अनुच्छेद 75 का क्लाउज 1 हो गया, अनुच्छेद 75 का क्लाउज 2 हो गया, फिर अनुच्छेद 75 का क्लाउज 3 हो गया, फिर आपको अनुच्छेद 75 का क्लाउज 4 हो गया, और फिर आपको अनुच्छेद 75 का क्लाउज 5 हो गया। अनुच्छेद 75 का क्लाउज 5 हो गया। तो ये 1 2 3 4 5 क्या कहता है समझिएगा। अनुच्छेद 75 या अनुच्छेद 75 का क्लाउज 1, अनुच्छेद 75 या अनुच्छेद 75 का क्लाउज 1 यह कहता है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे और प्रधानमंत्री के सलाह पर अन्य मंत्रियों की भी नियुक्ति राष्ट्रपति ही करेंगे। तो अनुच्छेद 75 यह कहता है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे। अनुच्छेद 75 यह कहता है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे। 75 कहिए या 75 का क्लाउज 1 कहिए, दोनों बात बराबर है। ठीक है। इसके बाद अनुच्छेद 75 का क्लाउज 2 देखिए, मंत्री परिषद में एगो प्रधानमंत्री होता है तथा कुछ अन्य मंत्री होते हैं। कैबिनेट मंत्री होते हैं, राज्य मंत्री होते हैं, उप मंत्री होते हैं। तो मंत्री परिषद में प्रधानमंत्री के अलावे जो अन्य मंत्री होता है, जो मंत्री होता है वह राष्ट्रपति के प्रसाद प्रयत्न पद पर रहता है। यही बात आपको अनुच्छेद 75 का क्लाउज 2 कहता है। और मंत्री व्यक्तिगत तौर पर, मंत्री जो होता है वो व्यक्तिगत तौर पर जो है राष्ट्रपति के प्रति जवाबदेह होता है। तो अनुच्छेद 75 का क्लाउज 2 यह कहता है कि मंत्री व्यक्तिगत तौर पर राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी है। राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी है। मंत्री व्यक्तिगत तौर पर राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी है, ये बात कहता है 75 का क्लाउज 2। वहीं 75 का क्लाउज 3 अगर देखें तो यह कहता है कि मंत्री परिषद सामूहिक तौर पर लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। मंत्री परिषद सामूहिक तौर पर लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। तो यहां पर गौर कीजिएगा आप, मंत्री व्यक्तिगत तौर पर राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है, व्यक्तिगत पर्सनली, और मंत्री परिषद सामूहिक तौर पर जो है लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। इसके बाद अनुच्छेद 75 का क्लाउज 4 यह प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद के शपथ ग्रहण के विषय में बताता है। यह प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद के शपथ ग्रहण के विषय में बताता है। फिर आपको अनुच्छेद 75 का क्लाउज 5, 75 का क्लाउज 5 यह कहता है कि अगर कोई मंत्री बन गया है, अगर कोई मंत्री बन गया है लेकिन वह ना तो लोकसभा का सदस्य है ना राज्यसभा का सदस्य है, इस स्थिति में उसे 6 माह के भीतर दोनों में से किसी भी एक सदन की सदस्यता लेनी होगी। अनुच्छेद 75 का क्लाउज 5 यह कहता है
कि अगर कोई व्यक्ति मंत्री बन गया है, अगर कोई व्यक्ति मंत्री बन गया है और ना वो लोकसभा का सदस्य है और ना ही वो राज्यसभा का सदस्य है, तो इस स्थिति में उसे 6 माह के भीतर दोनों में से किसी भी एक सदन का सदस्यता लेना आवश्यक है। दोनों में से किसी भी एक सदन का सदस्यता लेना आवश्यक है। यह बात अनुच्छेद 75 का क्लाउज 5 कहता है। ठीक है, अनुच्छेद 75 को विशेष तौर पर आप याद रखेंगे। यहां से आए दिनों परीक्षा में प्रश्न देखने को मिलते हैं, तो अगर आप लिखे हैं तो ठीक है, नहीं तो हम आपको लिखा रहे हैं, आप लिखिए। 75 का क्लाउज 1 हम लिखा रहे हैं, आप लिख लिए हैं, ठीक है, मिला लीजिएगा। 75 का क्लाउज 1, प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे। 75 का क्लाउज 1, प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे। 75 का क्लाउज 2, मंत्री व्यक्तिगत तौर पर राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी है। मंत्री व्यक्तिगत तौर पर राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी है। मंत्री व्यक्तिगत तौर पर राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी है। मंत्री व्यक्तिगत तौर पर राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी है। मंत्री व्यक्तिगत तौर पर राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी है। नेक्स्ट 75 का क्लाउज 3, मंत्री परिषद सामूहिक तौर पर लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। मंत्री परिषद सामूहिक तौर पर लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। मंत्री परिषद सामूहिक तौर पर लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। 75 का क्लाउज 3, मंत्री परिषद सामूहिक तौर पर लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। 75 का क्लाउज 4, प्रधानमंत्री और मंत्रियों के शपथ ग्रहण। प्रधानमंत्री और मंत्रियों के शपथ ग्रहण। प्रधानमंत्री और मंत्री को शपथ दिलाता है भारत का राष्ट्रपति। प्रधानमंत्री और मंत्री को शपथ दिलाता है भारत का राष्ट्रपति। भारत का राष्ट्रपति। प्रधानमंत्री और मंत्री को शपथ दिलाता है भारत का राष्ट्रपति। भारत का राष्ट्रपति। भारत का राष्ट्रपति। ठीक है। 75 का क्लाउज 5, अगर कोई मंत्री, 75 का क्लाउज 5, अगर कोई मंत्री ना लोकसभा का सदस्य है और ना ही राज्यसभा का सदस्य है, अगर कोई मंत्री ना लोकसभा का सदस्य है, अगर कोई मंत्री ना लोकसभा का सदस्य है और ना ही राज्यसभा का सदस्य है, अगर कोई मंत्री ना लोकसभा का सदस्य है और ना ही राज्यसभा का सदस्य है, अगर कोई मंत्री ना लोकसभा का सदस्य है और ना ही राज्यसभा का सदस्य है, ना ही राज्यसभा का सदस्य है, तो इस स्थिति में मंत्रियों को, तो इस स्थिति में मंत्रियों को 6 माह के भीतर, 6 माह के भीतर, तो इस स्थिति में मंत्रियों को 6 माह के भीतर दोनों में से किसी भी एक सदन, तो इस स्थिति में मंत्रियों को 6 माह के भीतर, तो इस स्थिति में मंत्रियों को 6 माह के भीतर, 6 माह के भीतर दोनों में से किसी भी, दोनों में से किसी भी एक सदन की सदस्यता लेनी आवश्यक है। दोनों में से किसी भी एक सदन की सदस्यता लेनी आवश्यक है। दोनों में से किसी भी एक सदन की सदस्यता लेनी आवश्यक है। दोनों में से किसी भी एक सदन की सदस्यता लेनी आवश्यक है। फुल स्टॉप। आवश्यक है, फुल स्टॉप। ठीक है, तो आइए 1 सेकंड में याद कर लेते हैं इसको हम लोग। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे, ये बात कौन अनुच्छेद कहता है? प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे, ये बात कौन अनुच्छेद कहता है? मंत्री व्यक्तिगत तौर पर राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है, ये बात कौन अनुच्छेद कहता है? मंत्री सामूहिक तौर पर लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है, ये बात कौन अनुच्छेद? शपथ ग्रहण, मंत्रियों के शपथ ग्रहण, मंत्रियों को शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति। कौन दिलाता है? अगर कोई मंत्री किसी सदन का सदस्य नहीं है तो इस दौरान कितने माह के भीतर सदस्यता लेनी है? कितने माह? इस बात की चर्चा कौन अनुच्छेद करता? 75 का क्लाउज। चलिए बताइए किसका मिलान गलत है?
अनुच्छेद 75 का क्लाउज 2, मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद प्रयत्न पद धारण करेंगे। हाँ। 75 का क्लाउज 3, मंत्री परिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी। हाँ। 75 का क्लाउज 4, प्रधानमंत्री की पदावधि नहीं, शपथ ग्रहण। 75 का क्लाउज 5, मंत्री परिषद के सदस्य की सदस्यता का होना, मतलब दोनों में से किसी भी एक सदन का सदस्य होना। हाँ, आंसर हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा उत्तर? सी। नेक्स्ट, 91वां संविधान संशोधन यह बताता है कि मंत्रिपरिषद में कुल मंत्रियों की संख्या प्रधानमंत्री को सम्मिलित करते हुए लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या का कितना प्रतिशत होगा? 15%। कितना प्रतिशत? 15%। 15%, याद रख लीजिएगा। देखिए, भारत के भीतर सरकार चलाने को लेकर एक केंद्रीय मंत्री परिषद होता है। उस केंद्रीय मंत्री परिषद में मंत्री कितना होता है? तो केंद्रीय मंत्री परिषद में मंत्री प्रधानमंत्री सहित लोकसभा के कुल सदस्यों का 15% होता है। कहने का मतलब यह हुआ कि लोकसभा में टोटल सीट है 545। लोकसभा में टोटल सीट कितना है? 545। 545 का 15% निकालिए आप। 545 का जो है 15% आप निकालिएगा तो हो जाएगा आपको अप्रॉक्स में 82। समझ गए? अप्रॉक्स में 82। देखिए नीचे 2 जीरो है तो 2 अंक के बाद जो है दशमलव बैठ जाएगा। 5.45 इंटू 15 यानी 15। तो 15 को 5.45 से गुना कीजिएगा तो अप्रॉक्स में 82 के आसपास आपको आएगा। तो भारत सरकार के अधीन जो केंद्रीय मंत्री परिषद होता है, उस केंद्रीय मंत्री परिषद में मंत्रियों की संख्या 82 या उससे अधिक, 82 या उससे कम हो सकता है, 82 या उससे अधिक नहीं हो सकता है। 82 से अधिक नहीं हो सकता, 82 से अधिक नहीं हो सकता है। यानी कहने का मतलब यह है कि मोदी जी का जो मंत्री परिषद है, मोदी जी के मंत्री परिषद में मोदी जी अधिक से अधिक 82 व्यक्ति को मंत्री बना सकते हैं। उससे ज्यादा लोगों को मोदी जी मंत्री नहीं बना सकते हैं। और उसमें प्रधानमंत्री सहित मोदी जी स्वयं सहित 82 व्यक्ति, मोदी जी स्वयं सहित 82 व्यक्ति को मंत्री बना सकते हैं। उससे ज्यादा लोगों को मंत्री नहीं बना सकते हैं। तो केंद्रीय मंत्री परिषद में मंत्रियों की संख्या लोकसभा के कुल सीट का 15% से अधिक नहीं होता है या 15% होता है। 15% होता है। और यह प्रावधान 91वां संविधान संशोधन 2003 के तहत किए गए हैं। तो याद रखिएगा। तो आप हमको बताइए, केंद्रीय मंत्री परिषद में मंत्रियों की संख्या लोकसभा के कुल सीट के कितने प्रतिशत से अधिक नहीं होने चाहिए? आए? कितने प्रतिशत से अधिक नहीं होने? कितने प्रतिशत से अधिक नहीं हो? अच्छा, केंद्रीय मंत्री परिषद में मंत्रियों की संख्या लोकसभा के कुल सीट के 15% से अधिक नहीं होगा। यह प्रावधान किस संविधान संशोधन के जरिए किया गया? 91वां संविधान संशोधन 2003। चलिए, इसके बाद आगे है, किस सदन के सदस्यों द्वारा बहुमत से अविश्वास प्रस्ताव होने पर मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना होता है? देखिए, मंत्रिपरिषद को बर्खास्त करने के लिए अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है और मंत्रिपरिषद को बर्खास्त करने के लिए अविश्वास प्रस्ताव हमेशा के लिए लोकसभा में आता है। मंत्रिपरिषद को बर्खास्त करने के लिए अविश्वास प्रस्ताव हमेशा के लिए लोकसभा में आता है। और अगर इस अविश्वास प्रस्ताव को लोकसभा साधारण बहुमत से पारित कर देता है तो फिर पूरा का पूरा मंत्रिपरिषद बर्खास्त हो जाता है या पूरे के पूरे मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना होता है। इस अविश्वास प्रस्ताव को राज्यसभा से कोई लेना देना नहीं होता है।
इस अविश्वास प्रस्ताव को राज्यसभा से कोई लेना देना नहीं होता है, कोई लेना देना नहीं होता है। तो इस प्रकार उत्तर क्या हो जाएगा आपको, लोकसभा। क्या हो जाएगा, लोकसभा। और ध्यान रहे कि अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए लोकसभा के कम से कम 50 सदस्यों का लिखित समर्थन आवश्यक होता है। अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए कम से कम लोकसभा के 50 सदस्यों का समर्थन आवश्यक होता है और कारण भी बताना होता है, और कारण भी बताना होता है। अगर कारण उचित होता है और 50 सदस्यों का लिखित समर्थन होता है तो फिर लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है, और अविश्वास प्रस्ताव लाए जाने के बाद इस पर चर्चा होता है, और चर्चा होने के बाद इस पर मतदान होता है। और अगर मतदान में अविश्वास प्रस्ताव साधारण बहुमत से पारित हो जाता है तो फिर पूरा मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना होता है। आज तक पहली बार अविश्वास प्रस्ताव भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के खिलाफ ही लाया गया था, लेकिन वो पारित नहीं हो सका। हाल फिलहाल में हमारे मोदी जी के खिलाफ भी लाया गया था, लेकिन वह भी आपको पारित नहीं हो सका, वह भी पारित नहीं हो सका। अविश्वास प्रस्ताव द्वारा प्रधानमंत्री के पद से विश्वनाथ प्रताप सिंह को हटाया गया है, अटल बिहारी वाजपेयी को हटाया गया है। अटल बिहारी वाजपेयी, विश्वनाथ प्रताप सिंह ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो अविश्वास प्रस्ताव द्वारा पद से हटे हैं, जो अविश्वास प्रस्ताव द्वारा पद से हटे हैं। क्लियर है, याद रखिएगा। तो अब नीचे से लिखिए, लिखिएगा अविश्वास प्रस्ताव, अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए, अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए, अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए लोकसभा के, अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए लोकसभा के कम से कम 50 सदस्यों का, लोकसभा के कम से कम 50 सदस्यों का, लोकसभा के कम से कम 50 सदस्यों का लिखित समर्थन, लिखित समर्थन आवश्यक होता है। लिखित समर्थन आवश्यक होता है, फुल स्टॉप। सर्वप्रथम पंडित जवाहरलाल नेहरू के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। सर्वप्रथम पंडित जवाहरलाल नेहरू के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। सर्वप्रथम पंडित जवाहरलाल नेहरू के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। सर्वप्रथम पंडित जवाहरलाल नेहरू के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। सर्वप्रथम पंडित जवाहरलाल नेहरू के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट, अविश्वास प्रस्ताव के जरिए, अविश्वास प्रस्ताव के जरिए विश्वनाथ प्रताप सिंह, अविश्वास प्रस्ताव के जरिए विश्वनाथ प्रताप सिंह, अविश्वास प्रस्ताव के जरिए विश्वनाथ प्रताप सिंह और अटल बिहारी वाजपेयी को, अविश्वास प्रस्ताव के जरिए विश्वनाथ प्रताप सिंह, अविश्वास प्रस्ताव के जरिए विश्वनाथ प्रताप सिंह और अटल बिहारी वाजपेयी को, अविश्वास प्रस्ताव के जरिए विश्वनाथ प्रताप सिंह और अटल बिहारी वाजपेयी को, अटल बिहारी वाजपेयी को पद से हटाया गया है, पद से हटाया गया है। ठीक है, ये सब बात भी आप याद रखिएगा। तो बताइए, किस सदन के सदस्यों द्वारा बहुमत से अविश्वास प्रस्ताव होने पर मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़े? लोकसभा। नेक्स्ट,
मंत्री परिषद में निम्नलिखित में कौन शामिल नहीं होते हैं? देखिए ध्यान दीजिएगा, मंत्री परिषद, मंत्री परिषद की अगर आप बात करेंगे तो मंत्री परिषद में मंत्री 3 प्रकार का होता है, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री। मंत्री परिषद में मंत्री 3 प्रकार का होता है, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री। इसके अलावे कोई भी नहीं होता है। तो मंत्री परिषद में निम्नलिखित में कौन शामिल नहीं है? कैबिनेट मंत्री शामिल है? हाँ है, कैबिनेट मंत्री शामिल। राज्य मंत्री शामिल है? हाँ है। उप मंत्री है? हाँ है। कैबिनेट सचिव नहीं है। कैबिनेट सचिव मंत्री परिषद में शामिल नहीं होता है। कैबिनेट मंत्री मंत्री सचिव में शामिल नहीं, सॉरी, कैबिनेट सचिव मंत्री परिषद में शामिल नहीं होता है। कैबिनेट सचिव मंत्री परिषद में शामिल नहीं होता है। चलिए, मंत्री परिषद में कितने स्तर के मंत्री होते हैं? मंत्री परिषद में 3 स्तर के मंत्री होते हैं, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री, यानी आंसर 3। मंत्री परिषद में निम्नलिखित में कौन शामिल नहीं होते हैं? कैबिनेट सचिव। क्वेश्चन रिपीटेड। निम्न में से मंत्रिमंडल का सदस्य कौन होता है? देखिए ध्यान दीजिएगा, यहां पर समझिएगा। एगो होता है मंत्रिमंडल और एगो होता है मंत्री परिषद। समझ गए? एगो होता है मंत्रिमंडल और एगो होता है मंत्री परिषद। मंत्री परिषद, देखिए मंत्री मंडल और मंत्री परिषद, एगो होता है मंत्रिमंडल और एगो होता है मंत्री परिषद। देखिए ध्यान दीजिएगा, समझिएगा चीजों को। मंत्रिमंडल और मंत्री परिषद, अभी तुरंत हम आपको बताए हैं कि मंत्रिमंडल में मंत्री 3 प्रकार का होता है, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री। मंत्रियों के अंतर्गत अब इसको आपको समझना है। सबसे पहले आप मंत्रिमंडल को समझिए। मंत्रियों का वैसा समूह, मंत्रियों का वैसा समूह जिसमें सिर्फ और सिर्फ कैबिनेट मंत्री शामिल होते हैं। मंत्रियों का वैसा समूह जिसमें सिर्फ और सिर्फ कैबिनेट मंत्री शामिल होते हैं। मंत्रियों का वैसा समूह जिसमें सिर्फ और सिर्फ कैबिनेट मंत्री शामिल होते हैं, उसको मंत्रिमंडल कहते हैं। सिर्फ और सिर्फ कैबिनेट मंत्री शामिल होते हैं, उसको मंत्रिमंडल कहते हैं। इसके बाद मंत्री परिषद, मंत्रियों का वैसा समूह जिसमें कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री अर्थात सभी प्रकार के मंत्री शामिल होते हैं, उसी को मंत्री परिषद कहते हैं। तो मंत्रियों का वैसा समूह जिसमें कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री सभी शामिल होते हैं, उन्हीं को मंत्री परिषद कहते हैं। मंत्रियों का वैसा समूह जिसमें कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री सभी शामिल होते हैं, उसे मंत्री परिषद कहते हैं। और मंत्रियों का वैसा समूह जिसमें सिर्फ कैबिनेट मंत्री शामिल होते हैं, उसे मंत्रिमंडल कहते हैं। एक बार फिर से इस लाइन को सुनिएगा। मंत्रियों का वैसा समूह जिसमें सिर्फ कैबिनेट मंत्री शामिल होता है, उसे मंत्रिमंडल, और मंत्रियों का वैसा समूह जिसमें कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री सब शामिल होता है, उसे मंत्री परिषद। अब आप कॉमन सेंस लगा करके बताइए कि बड़ा कौन होगा, मंत्रिमंडल या मंत्री परिषद? स्वाभाविक सी बात है, बड़ा निकाय होगा मंत्री परिषद, क्योंकि इसमें कैबिनेट मंत्री के साथ साथ राज्य मंत्री और उप मंत्री भी आता है। तो ये बड़ा निकाय होता है, ये बड़ा निकाय होता है। और वही मंत्रिमंडल छोटा निकाय होता है। मंत्रिमंडल छोटा निकाय होता है। अगली बात, बैठक किसकी होती है? मंत्रिमंडल की बैठक होती है या मंत्री परिषद की? अगर बात बैठक की हम लोग करें तो बैठक
मंत्रिमंडल की होती है, मंत्रि परिषद की नहीं होती है। अगर बैठक की हम बात करें तो बैठक जो है आपको मंत्री मंडल की होती है, मंत्रि परिषद की बैठक नहीं होती है। मंत्रि परिषद की बैठक नहीं होती है, मंत्रि परिषद की बैठक नहीं होती है, नहीं होती है। फिर इसके बाद अब मंत्रिमंडल की बैठक होती है तो इसकी अध्यक्षता कौन करता है? तो जो मंत्रिमंडल की बैठक होती है, मंत्रिमंडल के बैठक की अध्यक्षता, मंत्रिमंडल के बैठक की अध्यक्षता जो है प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाता है। मंत्रिमंडल के बैठक की अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है? प्रधानमंत्री। अध्यक्षता की जाती है प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री के द्वारा जो है आपको किया जाता है। क्लियर है? याद रखिएगा इतना बात। तो इसको लिख लीजिए, एक तरफ मंत्रिमंडल और एक तरफ मंत्री परिषद, समझ गए? उसको लिखिए आप। मंत्रिमंडल, मंत्रिमंडल, एक तरफ मंत्रिमंडल हेडिंग मारिए, एक तरफ मंत्री परिषद। हम इसको लिखाते हैं, लिखिए आप। एक तरफ मंत्रिमंडल हेडिंग मारिए और एक तरफ मंत्री परिषद। मंत्रिमंडल में लिखिएगा मंत्रियों का वैसा समूह, मंत्रियों का वैसा समूह जिसमें प्रधानमंत्री और सिर्फ कैबिनेट मंत्री शामिल हो। मंत्रियों का वैसा समूह जिसमें प्रधानमंत्री और सिर्फ कैबिनेट मंत्री शामिल हो। मंत्रियों का वैसा समूह जिसमें प्रधानमंत्री और सिर्फ कैबिनेट मंत्री शामिल हो। मंत्रियों का वैसा समूह जिसमें प्रधानमंत्री और सिर्फ कैबिनेट मंत्री शामिल हो। मंत्रियों का वैसा समूह जिसमें प्रधानमंत्री और सिर्फ कैबिनेट मंत्री शामिल हो। प्रधानमंत्री और सिर्फ कैबिनेट मंत्री शामिल हो, मंत्रिमंडल कहलाता है। मंत्रिमंडल कहलाता है, फुल स्टॉप। यह एक छोटा निकाय होता है, 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 होता है, यह एक छोटा निकाय होता है, होता है। बैठक मंत्रिमंडल की ही होती है, उसी में लिखते जाइएगा। बैठक मंत्रिमंडल की ही होती है, बैठक मंत्रिमंडल की ही होती है, होती है। इस बैठक की अध्यक्षता, इस बैठक की अध्यक्षता, इस बैठक की अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते हैं। इस बैठक की अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते हैं। आगे मंत्रिपरिषद में, मंत्रिपरिषद में मंत्रियों का वैसा निकाय, मंत्रियों का वैसा निकाय, मंत्रिपरिषद में मंत्रियों का वैसा निकाय, मंत्रियों का वैसा निकाय जिसमें, मंत्रियों का वैसा निकाय जिसमें कैबिनेट मंत्री, मंत्रियों का वैसा निकाय जिसमें कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री, मंत्रियों का वैसा निकाय जिसमें कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री सभी शामिल होते हैं। मंत्रियों का वैसा निकाय जिसमें कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री सभी शामिल होते हैं, उसे मंत्रिपरिषद कहते हैं, उसे मंत्रिपरिषद कहते हैं, फुल स्टॉप। यह एक बड़ा निकाय होता है, यह एक बड़ा निकाय होता है,
यह एक बड़ा निकाय होता है, इसकी बैठक नहीं होती है। यह एक बड़ा निकाय होता है, इसकी बैठक नहीं होती है। यह एक बड़ा निकाय होता है, इसकी बैठक नहीं होती है। यह एक बड़ा निकाय होता है, इसकी बैठक नहीं होती है। यह एक बड़ा निकाय होता है, इसकी बैठक नहीं होती है। तो चलिए देखिएगा 208, निम्न में से मंत्रिमंडल का सदस्य कौन कौन होते हैं? तो मंत्रिमंडल का सदस्य होता है प्रधानमंत्री और कैबिनेट मंत्री। प्रधानमंत्री और कैबिनेट मंत्री, आंसर डी होगा। नेक्स्ट, आगे आइए। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? मतलब कौन सा कथन गलत है? कौन सा कथन गलत है? 4 स्टेटमेंट दिया हुआ है और 4 स्टेटमेंट में से एक गलत है। जो गलत है उसको चुनना है। पहला, प्रधानमंत्री लोकसभा का नेता होता है। देखिए, प्रधानमंत्री बनने के लिए यह जरूरी नहीं है कि वह लोकसभा का सदस्य हो, और यह भी जरूरी नहीं है कि वह राज्यसभा का सदस्य हो, बल्कि दोनों में से किसी भी एक सदन का सदस्य हो। यह तो ठीक है। जैसे हमारे मोदी जी प्रधानमंत्री है, लोकसभा के सदस्य हैं। इनसे पहले मनमोहन सिंह थे, वे राज्यसभा के सदस्य थे। इनसे पहले मनमोहन सिंह थे, वे राज्यसभा के सदस्य थे। तो मतलब प्रधानमंत्री, लोकसभा के सदस्य भी प्रधानमंत्री बन सकते हैं या राज्यसभा के सदस्य भी प्रधानमंत्री बन सकते हैं। प्रधानमंत्री बन सकते हैं, ठीक है। लेकिन ध्यान रहे, प्रधानमंत्री लोकसभा का नेता होता है। प्रधानमंत्री लोकसभा का नेता होता है। तो ये जो स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट क्या है? आपको सही है। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के परामर्श से ही संसद सत्र आहूत करने, सत्रावसान करने का कार्य करता है। हां, राष्ट्रपति हर काम प्रधानमंत्री और उसके मंत्रिपरिषद के सलाह से करता है। राष्ट्रपति संसद के सत्र को आहूत अर्थात संसद के सत्र को शुरू और संसद के सत्र का सत्रावसान अर्थात समाप्त प्रधानमंत्री के सलाह से करता है। प्रधानमंत्री के सलाह से करता है। तो यह भी क्या है? सही। प्रधानमंत्री किसी भी समय लोकसभा को विघटित करने की सिफारिश राष्ट्रपति से कर सकता है। हां, प्रधानमंत्री किसी भी समय लोकसभा को विघटित करने की सिफारिश राष्ट्रपति से कर सकते हैं, और प्रधानमंत्री के सलाह पर राष्ट्रपति लोकसभा को भंग करता है। प्रधानमंत्री के सलाह पर राष्ट्रपति लोकसभा को भंग करता है। सही है ये। राष्ट्रपति सभा पटल पर सरकार की नीतियों की घोषणा करता है? नहीं, राष्ट्रपति सभा पटल पर सरकार की नीतियों की घोषणा नहीं करता है, बल्कि सभा पटल पर सरकार की नीतियों की घोषणा प्रधानमंत्री करते हैं। सभा पटल पर सरकार की नीतियों की घोषणा कौन करते हैं? प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री करते हैं। क्लियर है? याद रखिएगा। तो यही गलत है। गलत को ही चुनना था, मतलब आंसर डी। नीचे से लिखिएगा 1-2 पॉइंट। सभा पटल पर सरकार के नीतियों की घोषणा सभा पटल पर सरकार के नीतियों की घोषणा सभा पटल पर सरकार की नीतियों की घोषणा प्रधानमंत्री करते हैं। सभा पटल पर सरकार के नीतियों की घोषणा प्रधानमंत्री करते हैं। सभा पटल पर सरकार के नीतियों की घोषणा प्रधानमंत्री करते हैं। सभा पटल पर सरकार के नीतियों की घोषणा प्रधानमंत्री करते हैं। सभा पटल पर सरकार के नीतियों की घोषणा प्रधानमंत्री करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, राष्ट्रपति की सलाह पर प्रधानमंत्री लोकसभा को भंग कर सकते हैं। राष्ट्रपति के सलाह पर प्रधानमंत्री लोकसभा को भंग कर सकते हैं। राष्ट्रपति के सलाह पर प्रधानमंत्री लोकसभा को भंग कर सकते हैं।
राष्ट्रपति के सॉरी उल्टा बोल दिए, सॉरी काट दीजिए उसको, सॉरी प्रधानमंत्री के सलाह पर राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकते हैं। प्रधानमंत्री के सलाह पर, उल्टा बोल दिए थे, प्रधानमंत्री के सलाह पर राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकते हैं। प्रधानमंत्री के सलाह पर राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकते हैं। प्रधानमंत्री के सलाह पर राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकते हैं। प्रधानमंत्री के सलाह पर राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, प्रधानमंत्री बनने के लिए लोकसभा या राज्यसभा, प्रधानमंत्री बनने के लिए लोकसभा या राज्यसभा, प्रधानमंत्री बनने के लिए लोकसभा या राज्यसभा दोनों में से, प्रधानमंत्री बनने के लिए लोकसभा या राज्यसभा दोनों में से, प्रधानमंत्री बनने के लिए लोकसभा या राज्यसभा दोनों में से किसी भी, प्रधानमंत्री बनने के लिए लोकसभा या राज्यसभा दोनों में से किसी भी एक सदन की सदस्यता आवश्यक है। प्रधानमंत्री बनने के लिए लोकसभा या राज्यसभा दोनों में से किसी भी एक सदन की सदस्यता आवश्यक है। चलिए अब अगला क्वेश्चन पे आइए। किसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री नहीं करते हैं? नीति आयोग। नीति आयोग की अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते हैं। अंतर्राज्यीय परिषद और क्षेत्रीय परिषद, देखिए इसमें अंतर्राज्यीय परिषद की अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते हैं, लेकिन क्षेत्रीय परिषद की अध्यक्षता प्रधानमंत्री नहीं करते हैं। क्षेत्रीय परिषद की अध्यक्षता देश के गृह मंत्री करते हैं। क्षेत्रीय परिषद की अध्यक्षता देश के गृह मंत्री करते हैं, अर्थात इसका सही उत्तर हो जाएगा बी। समझ गए? राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद करते हैं, केंद्रीय वैज्ञानिक अनुसंधान परिषद करते हैं। नीचे से लिखिएगा, क्षेत्रीय परिषद की अध्यक्षता केंद्रीय गृह मंत्री करते हैं। क्षेत्रीय परिषद की अध्यक्षता केंद्रीय गृह मंत्री करते हैं। क्षेत्रीय परिषद की अध्यक्षता केंद्रीय गृह मंत्री करते हैं। क्षेत्रीय परिषद की अध्यक्षता केंद्रीय गृह मंत्री करते हैं। क्षेत्रीय परिषद की अध्यक्षता केंद्रीय गृह मंत्री करते हैं। क्षेत्रीय परिषद की अध्यक्षता केंद्रीय गृह मंत्री करते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री करते हैं। हो गया, ठीक है। अगला पॉइंट, राष्ट्रपति एवं मंत्रिपरिषद के बीच संवाद की मुख्य कड़ी के रूप में कौन कार्य करता है? राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद के बीच संवाद की मुख्य कड़ी के रूप में प्रधानमंत्री कार्य करता है। प्रधानमंत्री